मित्रों, आज की इस हिस्ट्री भरी दुनिया में बात करने जा रहे हैं मिस्र की एक खूबसूरत और चर्चित मल्लिका के बारे में, जिसे इतिहास की दुनिया में सबसे खूबसूरत और सबसे अय्याश रानी का दर्जा प्राप्त है। और उस मशहूर रानी का नाम है क्लियोपेट्रा। मित्रों, क्लियोपेट्रा इतिहास में एक ऐसी रहस्यमय शख्सियत के रूप में दर्ज है जिसके रहस्य पर से पर्दा हटाने का सिलसिला आज भी जारी है। क्लियोपेट्रा के बारे में कहा जाता है कि वे जितनी सुंदर और सेक्सी थी, उससे कहीं ज्यादा वे चतुर, षड्यंत्रकारी और क्रूर भी थी। उनके कई पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध थे। वे राजाओं को और सैन्य अधिकारियों को अपनी सुंदरता के मोह फांस में फंसा के और उसके साथ शारीरिक संबंध बना के उससे काम निकाला करती थी। न जाने उनके कितने शारीरिक संबंध थे। सत्ता पाने के लिए वो अपने दो सगे भाइयों के साथ भी संबंध स्थापित किया और अपने दो सगे भाइयों से शादी रचाई। तो चलिए मित्रों, हम इस कथा को और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं विस्तार से कि क्लियोपेट्रा की क्या जिंदगी रही है और उसकी हिस्ट्री क्या रही है। इससे पहले मित्रों कि आप इस रोचक और खूबसूरत इतिहास में खो जाएं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन अवश्य कर दें, क्योंकि कभी भी इस चैनल पे इतिहास से जुड़ी कोई वीडियो डलेगी उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो मित्रों, कहानी उस समय से शुरू होती है जब मिस्र पे सिकंदर का आधिपत्य हुआ करता था। सिकंदर का आधिपत्य विश्व के अधिकांश क्षेत्र पे हुआ करता था और हर क्षेत्र पे सिकंदर का वफादार जनरल हुआ करता था। मित्रों, 323 ईस्वी में जब सिकंदर की मृत्यु हुई तो मिस्र पे सिकंदर का एक वफादार जनरल हुआ करता था और उसका नाम था टोलेमी। सिकंदर के मरने के बाद जितने भी उसके राज्य थे, जितने भी प्रदेश थे, सभी पर सिकंदर के मृत्यु के बाद उसके गवर्नर और उसके जनरलों ने अधिकार स्थापित कर लिया। उसी में से एक मिस्र पे जिसका अधिकार था वो था टोलेमी, और सिकंदर के मृत्यु के पश्चात मिस्र पे टोलेमी का अधिकार हो गया। इस प्रकार टोलेमी मिस्र का फिरौन बना और मिस्र की गद्दी पे शासन किया। इस प्रकार टोलेमी ने एक नए राजवंश की स्थापना की। उसी वंश के अंतिम जो शासक हुई वो थी क्लियोपेट्रा, और उसी की कथा हम इसमें आपको सुनाने जा रहे हैं। टोलेमी का शासन कुछ दिनों तक मिस्र पर कायम रहा। इसके बाद उसके जितने भी उत्तराधिकारी हुए, उसमें से शुरुआत के कुछ उत्तराधिकारी बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली हुए, लेकिन बाद में उनके जो उत्तराधिकारी हुए वो बहुत ही निकम्मे और कमजोर हुए, जिस कारण मिस्र की जो गद्दी है वो हमेशा खतरों से भरा रहा। तो उसी वंश की जो अंतिम रानी हुई वो थी क्लियोपेट्रा। मित्रों, जब क्लियोपेट्रा की पिता की मृत्यु हुई तो उसके मृत्यु के पश्चात मिस्र की राजगद्दी दो भागों में बट गई। एक थी टोलेमी 13 की और दूसरा था क्लियोपेट्रा की, क्योंकि क्लियोपेट्रा के पिता ने मरने से पहले ये घोषणा कर दिया था कि आधा राज्य टोलेमी 13 को मिलेगा और आधा राज्य क्लियोपेट्रा को मिलेगी। लेकिन जैसे ही उनके पिता की मृत्यु होती है, इन दोनों ने आपस में शादी कर लेते हैं। टोलेमी, जो कि क्लियोपेट्रा का अपना सगा भाई था, राज्य के बंटवारा के भय से क्लियोपेट्रा ने अपने भाई से ही शादी कर लिया और फिर मिस्र को एक सूत्र में बांध दी। मित्रों, हम आपको बताना चाहेंगे कि मिस्र के इतिहास में भाई बहन के साथ शादी की जाती थी, क्योंकि क्लियोपेट्रा के जो माता और पिता थे वो भी सगे भाई बहन थे। क्योंकि राज्य का बंटवारा न हो जाए, इस भय से भाई बहन को ही आपस में शादी करना पड़ता था, ताकि राज्य का बंटवारा न हो और राज्य एक सूत्र में बंधा रहे। यही नियम इसके साथ भी लागू हुआ और क्लियोपेट्रा ने अपने छोटे भाई टोलेमी 13 से शादी कर ली। मित्रों, इस प्रकार मिस्र की जो सत्ता थी वो सुचारू रूप से आगे बढ़ रही थी, लेकिन जैसे जैसे इन दोनों का एज बढ़ रहा था, इस प्रकार इनकी जो महत्वाकांक्षा थी उनके भाई और बहन की वो दोनों बढ़ती जा रही थी। अर्थात टोलेमी की भी महत्वाकांक्षा बढ़ रही थी और इधर क्लियोपेट्रा की भी महत्वाकांक्षा बढ़ रही थी। इस प्रकार दोनों में छिटपुट संघर्ष स्टार्टिंग में आरंभ हुए। इसके बाद यही छिटपुट संघर्ष बड़े संघर्ष में तब्दील हो गए और कुछ दिनों के बाद टोलेमी और क्लियोपेट्रा में एक जंग हुई, जिसपे क्लियोपेट्रा की हार हुई और क्लियोपेट्रा भाग के सीरिया में शरण ली। इस प्रकार मित्रों, क्लियोपेट्रा के भाई टोलेमी 13 का मिस्र पे एकाधिकार हो गया। मित्रों, मिस्र के सटे हुए एक राज्य था जिसका नाम रोम था।
जिसे आप रोमन साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं। उसी समय रोम में भी संघर्ष चल रहा था सत्ता पाने की। एक तरफ जूलियस सीजर था और दूसरे तरफ पोम्पे थे। रोम में भी जूलियस सीजर और पोम्पे के बीच अक्सर संघर्ष हुआ करता था, लेकिन एक बार निर्णायक संघर्ष में पोम्पे की हार हुई और जूलियस सीजर विजय हुआ। पोम्पे डर से मिस्र भाग गया और मिस्र आकर के क्लियोपेट्रा के भाई के पास शरण लिया, जो कि टोलेमी था और मिस्र का शासक था। टोलेमी को पता चला कि पोम्पे जूलियस सीजर से हारकर हमारी शरण में आया है। तब क्लियोपेट्रा के भाई के मन में भय समा गया और क्लियोपेट्रा के भाई ने पोम्पे का हत्या कर दिया और उसका सर काट के जूलियस सीजर के पास भेज दिया। मित्रों, इस तरह जूलियस सीजर टोलेमी से बहुत खुश हुआ और टोलेमी से मिलने वो मिस्र आ गया, क्योंकि वह टोलेमी से बहुत खुश था। इस प्रकार टोलेमी ने उसे कुछ दिन अपने राज्य में रहने का न्योता दिया और इस प्रकार जूलियस सीजर ने मिस्र में कुछ दिन रहना स्वीकार कर लिया। इधर क्लियोपेट्रा, जो कि सीरिया भाग गई थी, उसने सोचा कि यह एक बहुत अच्छा मौका है जूलियस सीजर को अपने खेमे में मिला लेने का। तब उसने वापस मिस्र आने का फैसला किया और चुपके से रात के अंधेरे में जूलियस सीजर के कमरे में क्लियोपेट्रा दाखिल हुई और वो भी नग्न अवस्था में। मित्रों, जूलियस सीजर जब क्लियोपेट्रा की नग्न अवस्था देखा, तब जूलियस सीजर की नजरें उसके हुस्न पे ठहर गई। क्लियोपेट्रा इतनी खूबसूरत थी, जिस कारण जूलियस सीजर की नजरें उसके हुस्न से हटती ही नहीं थी और वह क्लियोपेट्रा के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उतावला हो गया। परंतु क्लियोपेट्रा बहुत चतुर और चालाक थी। उसने जूलियस सीजर के सामने एक शर्त रखी और उसने कही कि तुम्हें अगर मेरा हुस्न चाहिए तो तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी और मिस्र के गद्दी पे मुझे बैठाना होगा। जूलियस सीजर उसके हुस्न के सामने विवश हो गया और उसने इसका वादा कर दिया और जूलियस सीजर ने कहा कि मैं तुम्हें अवश्य मिस्र की गद्दी पे बैठाऊंगा। इस तरह जूलियस सीजर ने वापस रोम जाकर अपनी सेना को लेकर के मिस्र पे आक्रमण कर दिया, जिस कारण टोलेमी की सेना कमजोर पड़ गई और मिस्र पे पुनः एक बार क्लियोपेट्रा का अधिकार हो गया और मिस्र की गद्दी पर क्लियोपेट्रा स्थापित हो गई। वही क्लियोपेट्रा जो मिस्र की अंतिम फिरौन कहलाई। क्लियोपेट्रा को फिर वापस से अपने दूसरे भाई से शादी की। मित्रों, टोलेमी 13 से इससे पहले उन्होंने शादी की थी, लेकिन वापस से गद्दी मिलने के बाद यह टोलेमी 14 से शादी की। इस प्रकार क्लियोपेट्रा अपने दो सगे भाई से शादी की थी। मित्रों, इस वीडियो में बार बार टोलेमी शब्द का यूज हो रहा है, अर्थात कई व्यक्ति का नाम इसमें टोलेमी बताया गया है। मित्रों, क्लियोपेट्रा का जो वंश के संस्थापक थे उनका भी नाम टोलेमी था। क्लियोपेट्रा के पिता का भी नाम टोलेमी था और क्लियोपेट्रा जिन दो भाइयों से शादी किया उसका भी नाम, दोनों का नाम टोलेमी था। लेकिन जिस भाई से पहली बार शादी किया उसका नाम टोलेमी 13 था और उसके बाद जो दूसरे भाई से उसने शादी की उसका नाम टोलेमी 14 था। इट मीन्स इससे पहले और भी 14 नाम के टोलेमी हुआ करते थे। मित्रों, कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा टोलेमी 14 के साथ थोड़ा देर व्यतीत करती थी, लेकिन ज्यादा समय वह सीजर के साथ रहती थी। इस प्रकार कुछ दिनों के बाद मित्रों, क्लियोपेट्रा ने अपने दूसरे भाई टोलेमी की भी हत्या कर दी और फिर उस मिस्र पे उसका एकाधिकार हो गया और फिर मिस्र पे क्लियोपेट्रा का शासन स्थापित हो गया। मित्रों, जूलियस सीजर कुछ दिन तक क्लियोपेट्रा के साथ रहने के बाद वह रोम वापस जाना चाहता था, क्योंकि रोम में उसकी आवश्यकता थी। इस प्रकार जूलियस सीजर ने क्लियोपेट्रा से अनुमति लेकर रोम वापस चला गया। मित्रों, जब जूलियस सीजर रोम चला गया तो उसके कुछ दिनों के बाद क्लियोपेट्रा के गर्भ से एक बच्चा जन्म लिया जो सीजर का बच्चा था और जिसका नाम सीजेरियन रखा गया। मित्रों, क्लियोपेट्रा बहुत ही महत्वाकांक्षी थी। उसने देखी कि मिस्र पर तो मेरा अधिकार हो चुका है, अब रोम पे भी मैं अपना अधिकार स्थापित करूं। यह सोच के जूलियस सीजर से मिलने क्लियोपेट्रा अपने बेटे सीजेरियन को लेकर के, जो कि जूलियस सीजर का पुत्र था, रोम पहुंच गई। मित्रों, जब क्लियोपेट्रा रोम पहुंची तो जूलियस सीजर ने उसका एक रानी के तरह भव्य स्वागत किया और उस राज दरबार में क्लियोपेट्रा रहना प्रारंभ कर दी।
तो मित्रों, हम आपको इतना बता दें कि क्लियोपेट्रा जूलियस सीजर की रखैल थी, न कि उसकी पत्नी थी, जिस वजह से रोम के जितने भी जनता थे वो क्लियोपेट्रा के विरुद्ध थे और वो नहीं चाहते थे कि क्लियोपेट्रा रोम पे शासन करे, क्योंकि क्लियोपेट्रा रोम की नहीं थी, रोम से बाहर की थी और वो भी जूलियस सीजर की पत्नी नहीं थी। इस तरह रोम के जितने भी जनता थे वो इसके विरुद्ध थे। परंतु जूलियस सीजर क्लियोपेट्रा और उसके पुत्र सिजेरियन को रोम का भी सत्ता सौंपना चाहते थे। इस तरह राज्य में विद्रोह हो गया। जूलियस सीजर के जो दुश्मन थे उसके द्वारा जूलियस सीजर की हत्या कर दी गई। मित्रों, जब क्लियोपेट्रा को यह अंदेशा हुआ कि जूलियस सीजर तो मारा गया और मेरी रक्षा यहाँ अब कौन करेगा, क्योंकि रोम में उसका रक्षा करने वाला जो जूलियस सीजर था वो मारा जा चुका था और रोम में उसकी रक्षा करने वाला अब कोई नहीं था और उसे अपने और अपने पुत्र के मौत का भय समाने लगा। जब जूलियस सीजर की मौत हुई तो राज्य में विद्रोह फैल गया और विद्रोह को दबाने के लिए जूलियस सीजर के दो खासम खास थे, जिसका नाम ऑक्टेवियन सीजर था और दूसरा मार्क एंटनी था। ऑक्टेवियन सीजर जो सीजर का ही पुत्र था और मार्क एंटनी जो जूलियस सीजर का दामाद था, अर्थात उनके दामाद और बेटे ने मिलकर उस विद्रोह को, राज्य के विद्रोह को दबा दिया और युद्ध जीतने के बाद ऑक्टेवियन सीजर और मार्क एंटनी आपस में रोम को बांट लिया। आधे पर ऑक्टेवियन सीजर का अधिकार हुआ और आधे पे मार्क एंटनी का। यह देखकर क्लियोपेट्रा के मन में एक उम्मीद की किरण जगी और क्लियोपेट्रा ने मार्क एंटनी को चुना। मित्रों, क्लियोपेट्रा फिर मार्क एंटनी को अपने मोह फांस में बांधना प्रारंभ किया और क्लियोपेट्रा के सुंदरता के सामने मार्क एंटनी भी विफल रहे और उसके सुंदरता के सामने अपने घुटने टेक दिए और मार्क एंटनी भी क्लियोपेट्रा के गुलाम बन गए और रोम से मार्क एंटनी और क्लियोपेट्रा वापस मिस्र आ गया। मित्रों, हम आपको फिर याद दिलाना चाहेंगे कि मार्क एंटनी वही है जो जूलियस सीजर का दामाद था और अपने बीबी बच्चे को छोड़कर क्लियोपेट्रा के साथ मिस्र आ गया और यहाँ पे कुछ दिन रहने के बाद अर्थात क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी से 3 संतानें भी उत्पन्न हुई। इस बीच मिस्र पे जो भी आक्रमण होते थे, इन आक्रमणों को क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी दोनों मिलकर लड़ा करते थे और विजय प्राप्त किया करते थे। लेकिन इधर क्लियोपेट्रा की जो महत्वाकांक्षा थी वो अभी भी थमी नहीं थी और वो चाह रही थी कि रोम पे मेरा पुत्र सिजेरियन का ही अधिकार हो। इस प्रकार ऑक्टेवियन सीजर जो कि जूलियस सीजर का पुत्र था उसके बीच और क्लियोपेट्रा के बीच लगातार संघर्ष आरंभ हो गए और क्लियोपेट्रा की मदद करता था मार्क एंटनी। तो आप कह सकते हैं कि सीधा युद्ध ऑक्टेवियन सीजर और मार्क एंटनी के बीच छिड़ चुका था। परंतु रोम की जनता ऑक्टेवियन सीजर के ही पक्ष में हुआ करते थे। मार्क एंटनी का जो सेनापति था वो भी एक रोमन था, जिस वजह से युद्ध के एक निर्णायक समय में मार्क एंटनी के जो सेनापति थे वो रोमन थे और वह मार्क एंटनी का साथ छोड़ के ऑक्टेवियन सीजर के साथ मिल गया, जिस वजह से मार्क एंटनी की हार हुई। इस प्रकार मार्क एंटनी ने अपने हार के कारण और जिल्लत की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। वहीं क्लियोपेट्रा को कैद में डाल दिया गया। क्लियोपेट्रा के प्रेमी की मौत हो चुकी थी। उसे अंदेशा था कि ऑक्टेवियन उसे रोम भेज देगा और वहां सड़कों पर उसकी परेड कराई जाएगी। इस जिल्लत से बेहतर था कि मौत को गले लगा ले। उसने यही तय किया और एक रोज मौका पाकर उसने अपने कमरे में कुछ अंजीर मंगवाए। अंजीर के बर्तन में सांप छुपाए गए थे। कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा ने सांप से खुद को कटवाकर अपनी जान ले ली। हालांकि ये बात कितनी प्रमाणित है इसका पक्का पता नहीं है, लेकिन इतना तय है कि उसकी मौत किसी जहर से ही हुई थी। मित्रों, क्लियोपेट्रा सिर्फ 39 साल तक जिंदा रही। उसने 21 साल तक मिस्र पर राज किया। इस दौरान मिस्र खूब फला फूला। कोई दुश्मन उस पर आक्रमण नहीं कर पाया। यहाँ तक कि अकाल और बाढ़ के वक्त भी मिस्र की जनता को किसी चीज की कमी नहीं हुई। मित्रों, माना जाता है कि क्लियोपेट्रा ने 51 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक मिस्र पर शासन किया था। वह मिस्र पर राज करने वाली आखिरी फिरौन थी। क्लियोपेट्रा 14 भाषा की ज्ञाता थी। उसके पास 14 भाषा का ज्ञान था। इस प्रकार वह शिक्षित और सुदृढ़ रानी भी कहलाई
और अपने राज्य को हमेशा समृद्ध रखा। जब तक वो रानी बनी रही, उसका राज्य हमेशा धन धान्य से भरा हुआ था। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी आज की हिस्ट्री भरी दुनिया? अगर आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है और हम आपके लिए इसी तरह नई नई इतिहास से जुड़ी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले हिस्ट्री के साथ।